हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उत्तर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपके जो है छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे होते हैं? गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध आपका हो जाएगा साथियों अथर्ववेद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। नयनार कौन थे बताइए? नयनार कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नयनार कौन थे? तो नयनार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्मायनी याई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले को नयनार कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर उत्तर दीजिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर बताइए? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपका स्थित था साथ यहाँ पे गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है का राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर सप्तपड़ी गुफा स्थित है कहाँ पर? सप्तपड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सप्तपड़ी गुफा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक। क्लियर से यहाँ तक? सप्तपड़ी गुफा आपकी राजगृह में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी बताइए? महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जय संहिता के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर से को महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8,088, ठीक है, 8,800 श्लोक थे और इनका नाम जो है जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर जो है 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ यह। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत्य संहिता या महाभारत कहा जाने लगा, ठीक है। यह 18 पर्वों में विभक्त है, ठीक है। अगला आपका साथियों है छठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी बताइए? इनमें से किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो दादा सिकोह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को? शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है दादा सिकोह ने सीधे अकबर नाम से किया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 12 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दादा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की थी। शाहजहां ने दादा सिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन आपका है सातवां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, ब्रिटिश
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब, बताइए। आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1905 में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था वर्ष 1905 में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी कब, बताइए। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विंटो द्वारा। ठीक है, अपना ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? फूट डालो और राज्य करो की नीति का जिम्मेदार आपका सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोकसभा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड विंटो को जो है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाने वाला जो है बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपका था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने जो है गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी जो है गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में था। ठीक है, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। 11 पे आपका राइट आंसर होगा, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को दादा भाई नौरोजी को जो है दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे आपका है 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, बताइए। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 31 दिसंबर 1929 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 31 दिसंबर 1929 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश में राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। क्लियर सभी को? और इसके प्रणेता कौन थे भूदान आंदोलन के? तो आचार्य विनोबा भावे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कौन सी नदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो महानदी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। महानदी जो है 858 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र आपका जो है 14,000 नहीं 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, या छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिन्हावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी कि उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। क्या देगा? बेतवा नदी मिलती है किस में? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? कौन सी नदी से मिलती है बेतवा नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो बेतवा नदी आपकी मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई आपकी 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी में मिलती है। यह यमुना की जो है अन्य सहायक नदियों में आपकी केन व चंबल भी आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का आ जाएगा। भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपके 9 राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य आपका गुजरात है और इसकी समुद्री तटीय रेखा आपकी 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ, बताइए।
साधारणतः जो है ओरो बैंकिंग खरपतवार पाया जाता है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तंबाकू के खेत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में ओरो बैंकिंग या हिंदी में आज्ञा के नाम से जाना जाने वाला यह परजीवी जो है परजीवी किस्म का पौधा जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर व जीरे की फसल को भी चौपट कर देता है। ठीक है, अगला आपका 18 नंबर दिया गया है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 20 से 30 किग्रा हेक्टेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक आपका जो है ओराजिया सैटिवा है। ठीक है, यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर आपकी 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है, तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम आपका होता है साथियों देश में निर्यात को बढ़ाना और आयातों को घटाना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम आपका है देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। तो ऑप्शन नंबर सी, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों को बढ़ाना एवं आयातों को घटाना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। ह्यूमस उदाहरण है किसका, तो ह्यूमस उदाहरण है आपका साथी यहाँ पे जैविक कोलाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ह्यूमस जो है उदाहरण है जैविक क्लोराइड का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों में ह्यूमस पदार्थों को जो है ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। ठीक है, अगले आपका साथियों 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पोवई झील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मीठी नदी मुंबई के सॉल्सेट द्वीप में पर बहती है। ठीक है, यह नदी का मुख्य स्रोत इस नदी का जो है मुख्य स्रोत इसी द्वीप पर स्थित पोवई झील है। ठीक है, पोवई झील है, पोवई नहीं पोवई झील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत का आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका झारखंड है, किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड न होने के कारण आपका उड़ीसा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, वैसे तो आपका झारखंड जो है सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया तो उसके बाद आपका उड़ीसा का नंबर आता है। ठीक है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, तो प्रतिछाया बैंकिंग की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एक छाया बैंकिंग आपका होता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है आपका 24वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे कि AFZPK 7190 के, इसमें पी क्या दर्शाता है, तो पी जो है व्यक्तिगत यानी कि उसका जो नाम है वो दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। अस्थाई खाता संख्या या पैन भारत में जो है 10 अंकीय वर्णनात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, पैन के प्रारंभ में दिए गए 5 अक्षरों में से पी अक्षर जो है व्यक्तिगत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटीन विद्यमान होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कीरेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, मानव के बाल व नख में कीरेटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका
बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक जो है विश्व धरोहर स्थल है? तो विश्व धरोहर स्थल की अगर बात की जाएगी तो आपका अटेंशन हो जाएगा साथियों क्रोएशिया की लिट्विस झील। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्रोएशिया की लिट्विस झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा सन 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। संस्कृति और प्राकृतिक महत्व के ऐसे स्थल को मानवता के लिए जरूरी है जो इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला आपका साथियों है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका एजिटेक, माया, मुइस्का और इनका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा सही क्रम में, ठीक है। सही सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सही क्रम है आपका एजिटेक है, माया है, मुइस्का है और इनका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए कुषाण का स्वर्ण एवं ताम्र आपका सही है, ठीक है। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नहीं करवाया था, ठीक है। सातवाहन ने जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो दिया गया है गलत है, ठीक है। अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा व पोटीन के सिक्कों का जो है इन्होंने प्रचलन करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया है गलत हो जाएगा। गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया था। कलचूरी ने जो है स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र सिक्कों का जो है प्रचलन करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29 है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी जो इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जयचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया गया था। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे, ठीक है, जिन्होंने नैषधरचरित एवं खंडन खाद्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। 31 प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आंतरिक अशांति। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है या नहीं? आंतरिक अशांति जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जो है ये आपके हो सकते हैं आपात की स्थिति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। पहला वाला कथन सही है, ठीक है। और दूसरा क्या देगा, संघ के मंत्री जो है प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, आपका गलत है, ठीक है। दूसरा कथन तो पहले ही गलत है, ठीक है। तो केवल एक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, आपका सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में पहला वाला कथन आपका राइट होगा। अगला आपका है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधिकरण भाग 10। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध आपका अधिकरण से न होकर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशः भारतीय संविधान के भाग 9 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था व भाग 9 क के माध्यम से नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जबकि 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भाग 9 ख जोड़कर सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान के
प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 58वां संशोधन 1987 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए जो है अधिकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 35वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों से सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक हुई थी। इसके द्वारा सभी जो है विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर से बताइएगा राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ठीक है, तो नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, पहला सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, गलत है। ठीक है, तो केवल एक आपका जो दिया गया कथन आपका सही है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कृषि साख के अतिरिक्त अन्य संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन आदि भी जो है प्रोत्साहित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक आपका सत्य है, जबकि कथन दो आपका यहाँ पे असत्य है। ठीक है, अगला आपका 37 37 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं आपके सदस्यों के द्वारा। ठीक है, सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 है, 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर 38 पे सेबी अधिनियम पारित हुआ था कब? तो सेबी अधिनियम पारित हुआ था आपका वर्ष 1992 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक? 12 अप्रैल 1992 में स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है, जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला आपका 39 है, 39 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर को इसके बारे में, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अर्धचालकों की चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के माध्यम से होती है। ठीक है, अगला आपका 40वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 40 पे आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंतर्गत दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए, सूची 1 है, सूची 2 है, क्या दिया गया है? पहला, हड्डियों में उपस्थित क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, सिरका में उपस्थित क्या होता है? आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? दूध का खट्टा होना क्या होता है? तो दूध का खट्टा होना आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 4 3 1 2 आपका मिलान है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथी है 41वां प्रश्न बताइएगा। राइट आंसर का, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बताइए, बर्ड फ्लू का कारक क्या है? तो बर्ड फ्लू का कारक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों H5N1। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बर्ड फ्लू एक आपका संक्रामक जो है मुख्यतः भोजन के रूप में उपयोग होने वाली कई प्रकार की पक्षी प्रजातियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर आदि के साथ साथ पालतू और जंगली पक्षियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है आपका H5N1 वायरस जनहित
क्या H5N1 वायरस जनित यह रोग मनुष्यों में मुर्गी के माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है? ठीक है, टैमी फ्लू इस व्याधि हेतु महत्वपूर्ण औषधि है। ठीक है, चलिए अगला आपका 42 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दिए। ठीक है, सब सर्वप्रथम से सबसे बाद के कार्यक्रम में। ठीक है, तो देखिए चलिए अगर यहाँ पे देखें जिम कार्बेट की बात करें तो आपका 1936 में। ठीक है, उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका 1955 में। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका 1974 में। और साइलेंट वैली की बात करें तो आपका 1980 में। ठीक है, सही कार्यक्रम हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी कि 2 4 3 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। ठीक है, क्लियर है। पहले राजस्थान का नंबर आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल के अनुसार। अगला है आपका 44वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? आगरा में आपका जन्म हुआ था साथियों गालिब का। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सो इसका में उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खां था। ठीक है, जिन्हें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब दिया गया था। ठीक है, 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को की गई थी। ठीक है, चलिए 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोवर्धन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 47 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस वर्ष जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा 1975 में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका 1981 में नाम परिवर्तित करके भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था। ठीक है, अगला आपका 48, पूछा गया निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया की पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, रजनी कोठारी ने जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला अगला आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी यानी कि धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, मान्यताएं, कला आदि को जो है लोक संस्कृति कहा जाता है। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष को अन्य क्षेत्रों से स्वतंत्र पहचान प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपका 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर को भारत में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1 मार्च 1982 से प्रभावी हुआ। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में उन विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 2015 द्वारा कुछ संशोधन भी किया गया जो 15 जून 2015 से प्रभावी हुआ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है।
तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।